नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में यूं तो हम कृषि विपणन यानी एग्री मार्केटिंग के नए नए तरीकों की बात करते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में कहा जाए तो भारत सरकार की ओर से जिस तरह जो पारंपरिक मंडियां हैं उनमें बहुत सारे सुधार और विकास के कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। जो बजट आया था उसमें या फिर प्रधानमंत्री का जो सदन के अंदर दिए गए जो कुछ भाषण थे उसमें अगर हम उन सारी बातों में देखें तो एक चीज बहुत साफ समझ में आती है कि आने वाले महीनों में और वर्षों में केंद्र सरकार जो पारंपरिक मंडियां हैं उनको लेकर भी कई सारी योजनाएं बना रही हैं और इसको लेकर एक अगले स्तर पर इनको लेकर जाना चाहती हैं। इसलिए मंडी.com में आज हमने एपीएमसी मंडियों के बारे में ही बातचीत करने का फैसला किया है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान को हमने जोड़ा है जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। इनफैक्ट आप पहले मंडी.com में मिल भी चुके हैं इन मेहमान से। डॉक्टर जे.एस. यादव हमारे आज के मेहमान हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोसाम्ब के यानी नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है ये जो राज्यों के एपीएमसी उनकी मंडियां जो हैं उसका रेगुलेटर है। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि एकदम जो बर्ड्स व्यू है मंडियों के बारे में, मंडियों के विकास के बारे में, आने वाले कार्यक्रमों के बारे में, वो आज डॉक्टर यादव से हम लोगों को जानने समझने को मिलेगा। डॉक्टर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो बातचीत की शुरुआत हम करते हैं जो विकास के हाल में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं विकास को लेके, मंडियों के विकास को लेके हुई हैं उनसे, और उनमें सबसे बड़ा जो एक कहा जा सकता है अनाउंसमेंट था वो बजट में हमने देखा था, जहां की वित्त मंत्री ने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसका इस्तेमाल अब एपीएमसी मंडियों के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी किया जा सकेगा। पहले तो मैं आपसे थोड़ा इसको समझना चाहूंगा, ये क्या है, ये इस घोषणा का कितना महत्व है और इससे पहले क्या स्थिति थी? बहुत अच्छा, थैंक यू भास्कर जी। वास्तव में जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो पिछले साल बजट में दिया था वो केवल प्राइवेट लोगों के लिए था, उसमें सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं थी। बल्कि कई स्टेट्स मांग कर रही थी कि भाई प्राइवेट को तो आप इस स्कीम का बेनिफिट दे रहे हैं बट सरकार को क्यों नहीं। तो इस साल से ये इन्होंने सरकार के लिए भी अलाउ कर दिया कि चाहे मार्केटिंग बोर्ड या एपीएमसी किसी भी मंडी का विकास करना चाहते हैं, कोई फ्लावर की, फूल की मंडी है, कोई सब्जी मंडी है, अनाज की मंडी है, या छोटे स्तर पर जिसको हम मंडी डिक्लेयर कर देते हैं उसके इवन कलेक्शन सेंटर्स हैं, जो सब यार्ड्स हैं जिनमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, उनमें इस स्कीम का बेनिफिट उठाया जा सकता है। इस स्कीम के बेनिफिट के तहत 2 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट सबमेंशन है और इसका काफी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ऐसी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अधिकतर मंडियां अनवायबल होती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड टाइम के लिए यूज होता है। देहात में, गांव में, इंटीरियर में, जिनको हम स्पॉक्स बोलते हैं या कई जगह प्रोक्योरमेंट सेंटर बोलते हैं, कई जगह इनको वैल्यू एडेड सेंटर भी बोल देते हैं। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए अलग तरह के होते हैं, तो फूड ग्रेन के लिए अलग। इनकी वायबिलिटी सीजनल होती है, 2-3-4 महीने कमोडिटी आई उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। छोटे लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें 2 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आता हो, ये बहुत से हैं इसके लिए। और विशेष रूप से ये ईस्टर्न इंडिया के लिए तो मैं कहूँगा वरदान है, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम नॉर्थ से थोड़ा डिफरेंट है जी। उसके लिए बहुत ही इस पर भी हम विस्तार से आएंगे कार्यक्रम में, लेकिन थोड़ा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं कि मंडियों का बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करेंगे, तो इसमें क्या बातें आती हैं? जैसे 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है जो कोर बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जहाँ की शेड होते हैं, जहाँ प्लिंथ एक बना होता है जिसपे की उपज रखी जाती है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा भी डेवलपमेंट मैंने देखा है कई सारे मंडियों में हुआ है कि जहां किसानों की सुविधा के लिए गेस्ट हाउसेज भी बनते हैं, उनके लिए कुछ सस्ते दरों पर उनको खाना भी की व्यवस्था की जाती है।
तो जो ये फंड का इस्तेमाल होगा, इसमें कोई सीमा है, कोई इसमें कैटेगराइजेशन है, या किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा है प्रश्न उठाया। अधिकतर लोगों को ये नहीं पता। भारत सरकार की गाइडलाइन ये कहती है कि एक मंडी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है असेंशियल सर्विसेज। ये लगभग तीनों मिला के, शायद जहां तक मुझे अंदाजा है, 50 के आसपास की लिस्ट है। ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय में लिस्ट बनी हुई है। जब कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखते हैं। अब मार्केटिंग में पहला तो आपने जैसे बताया शेड है। मैं इसे अनफॉर्चुनेट मानता हूं कि इंडिया में ही अकेले ये शेड फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में सब जगह इनसे चार्ज लिया जाता है। कमीशन एजेंट के नाम पे हम अलॉट कर देते हैं इस शेड को, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर, जिसको हम कमीशन एजेंट कहते हैं, उसी को अलॉट होता है। ये ट्रेडर को, बायर को नहीं होता, बिकॉज बायर टेम्परेरीली आता है जाता रहता है। तो ये कमीशन एजेंट को अलॉट होता है, और कमीशन एजेंट उन पर एनक्रोचमेंट करके और किसी का भी माल टिकने ही नहीं देते, एंड उसके एवज में कुछ पे भी नहीं करते। इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अनवायबल होता है। टोटल मंडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% एक्सपेंसेस ये केवल शेड पे होता है। जैसे मैं अभी अपना एक एग्जांपल दूं, हरियाणा गवर्नमेंट अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट बनाने जा रही है। उसमें 18 मार्केट हॉल्स, हम मार्केट शेड्स कहते हैं, उन पे अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का वो टोटल प्रोजेक्ट है। अकेले शेड में, शेड एरिया में जो आप एक पॉइंट कह रहे हैं, इसमें लगभग 960 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट आधा अकेला शेड में जाता है। इस शेड पर आड़तिया को अलॉट कर दिया जाता है, और आड़तिया ऑलमोस्ट पूरी लाइफ, पहले बेटा आता है फिर दूसरा, क्योंकि वो फर्म को अलॉटेड है और फर्म पूरी जिंदगी भर उस पर बैठी रहती है। ये एक तो ये अनवायबल होने का सबसे बड़ा जो मेन दूसरा कंपोनेंट होता है, शॉप्स। ये आड़तिये यहाँ ट्रांजेक्शन करके फिर शॉप में जाते हैं। 10 बजे पहले आए, 8 बजे पहले शॉप में गए, वहां से उठ के यार्ड पे आ गए, यार्ड पे ऑक्शन की, फिर शेड में अपनी दुकान पे चले गए। वो शॉप हमेशा ही किराए पे लेते हैं। एक ये भी है मंडियों में कि केवल ऑक्शन में वही ले सकते हैं जिनके पास ट्रेडर का या आड़तिये का लाइसेंस है, और दूसरे बाहर के लोग नहीं ले सकते। तो यानी जो ये फंड होगा उसका इस्तेमाल केवल जो कोर बिजनेस या कोर एरिया है उसी पर हो सकेगा, ऐसा मुझे समझ में आया जो आपने बताया है। ये कोर पर 50% से ज्यादा हो जाता है। फिर दूसरा कोर ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी वॉशरूम्स हैं, उनकी ड्रेनेज हैं, उनका डिस्पोजल है, सुविधाएं जो किसानों को सुविधाएं मिलती है उनका। जी जी, चलिए ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एपीएमसी मंडियों की, वहां होने वाले विकास की, आगे आने वाले महीने और वर्षों में जो भारत सरकार की जिस तरह से योजना दिख रही है, जो चाहे बजट के प्रस्ताव हों, चाहे प्रधानमंत्री के लगातार कुछ भाषण जो सदन में दिए गए वो हो, वहां से जो निकल कर छन कर आ रहा है और जो समझ में आ रहा है कि एपीएमसी मंडियों को लेकर भारत सरकार किस तरह से एक बड़ी योजना एक भारत सरकार के मन में है। प्रधानमंत्री ने भी बहुत साफ साफ कहा था कि सरकार दरअसल मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है, जो नए कानूनों के मुताबिक जो मंडियों के बाहर बाजार होंगे उनके मुकाबले, और इसलिए मंडियों को खड़ा किया जा रहा है, उन पर ज्यादा निवेश किया जा रहा है, उनके बारे में कई नई चीजें सोची जा रही हैं। इसी बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय मेहमान जो जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर JS यादव, जो नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डॉक्टर यादव, हमने बात की जो बजट में एक प्रस्ताव आया था उस पर जो फंड्स दिए जाएंगे,
बजट पे ही एक और सवाल मैं बजट से ही लेता हूं, और एक तरह से देखा जाए तो दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। 1000 मंडियों को वित्त मंत्री ने कहा कि ई नैम में शामिल किया जाएगा। 1000 मंडियां पहले से ही ई नैम में हैं। तो मेरा पहला जो सवाल आपसे है इस ई नैम से जुड़ा हुआ, वो यही है कि ई नैम से जुड़ने का मतलब क्या है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो किसी मंडी को अगर हमने ई नैम से जोड़ दिया तो कौन से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि अगर वहां नहीं है तो वहां पहले उनको खड़ा करना पड़ता है? हाँ, बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको ये एक और, इससे पहले मैं प्रश्न पे आऊं, मैं आपको जनरल एक जानकारी दे दूं। वर्ल्ड में हम नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के मामले में। ई नैम हमारा है, ये पैन इंडिया जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये वर्ल्ड की में इससे बड़ा किसी का और पास कोई प्लेटफॉर्म आज के दिन नहीं है, और ना ही इतनी मंडियां हैं। मैं कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वर्ल्ड यूनियन ऑफ होलसेल मार्केट्स के उनके एक्सपर्ट्स मैकेंजी के साथ बात कर रहा था। मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि ई नैम जैसे प्लेटफॉर्म दुनिया में कहां कहां है, तो वो मेरे आंसर दे ही नहीं पा रहे थे, सिवाय छोटे छोटे 5-7 मंडियां फिनलैंड में जुड़ गई, 5-7-10 मंडियां किसी और देश में जुड़ गई, वो केवल फिश की जुड़ गई, किसी और की जुड़ गई। वो हमारे इस सिस्टम को सुनते ही देखते ही लगता है उन्हें पता नहीं कितना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो एक तो ये मान लें कि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें ये जरूर है कि इसमें एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं, एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दोनों बहुत जरूरी है और लाने की जरूरत है। जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों साइड में जुड़े, उनकी जब बात करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, उनके व्यूज एंड कंसर्न्स को एड्रेस करने की उनकी बात करें तो उनमें क्वालिटी और पेमेंट की बात आती है कि पेमेंट और क्वालिटी सर्टिफिकेशन कैसे होगा। हम कैसे यहां कहेंगे कि ये हमारा ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम सर्टिफाई करके देता है कि ये हमारी मटेरियल जो ए ग्रेड बी ग्रेड जो आपने कहा वो है। तो ये इंप्रूवमेंट के एवर एंडिंग प्रोसेस है, इनमें हमेशा बदलाव आता रहता है। जैसे अभी मशीन लर्निंग प्रोसेस से हम इंप्रूवमेंट लोकल इंडिया में भी करते जा रहे हैं और बाहर से भी मशीनें आई हुई है, आती है। तो एक तो ये पार्ट है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी है। दूसरी इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी में है कि ग्रोअर शेयर इन कंज्यूमर रूपी बढ़ता रहे और बढ़ता रहे और बढ़े। जितना आप वाइडन बेस बनाते हैं, एक प्रोड्यूस ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से कंट्री और कंट्री से आउटसाइड कंट्री जाता है, उनमें हर एक में, इसको हम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं मार्केट का, इसमें 5-5, 10-10, 5-5, 10-10, 5-5, 10-10% इंक्रीज होती रहती है प्राइस की, हमें ज्यादा रियलाइजेशन होती है। तो जब मंडी को जब आप खोलते हैं, उसकी एक्सेस बढ़ाते हैं, उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, तो उसका नेट और नेट बेनिफिट या उसको अल्टीमेट इंसिडेंस ऑफ बेनिफिट फार्मर को जाता है, वो ज्यादा मिलता है। इसलिए इकोनॉमिक एफिशिएंसी को लाने के 2 तरीके हैं कि एक तो आप किसी भी तरह लार्ज मैक्सिमम लोगों को उसकी एक्सेस दें, और एक्सेस देने के लिए साइड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, जैसे इंश्योरेंस है, आपके क्वालिटी है, आपका पेमेंट सेटलमेंट है। पेमेंट सेटलमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है इंडिया में भी एग्रीकल्चर। इसको डॉक्टर यादव यानी ऐसे कह सकते हैं कि ई नैम में अगर मंडियों को जोड़ा जा रहा है तो ये केवल ई नैम में मंडियों को जोड़ने की बात नहीं है, ये दरअसल एक तरह से किसी होटल को 5 स्टार होटल अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तय है कि उसमें ये छोटी छोटी कई सारी सुविधाएं उसमें बनेंगी ही बनेंगी। तो ई नैम से कोई मंडी अगर जुड़ रही है तो अपने आप ऐसा हो जाता है कि उस मंडी का स्तर ऊपर आना ही है। एक छोटा सा इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर हमारे लिए ब्रेक का भी समय हो रहा है। तो जो अरुण जेटली साहब ने अपना जो बजट दिया था, आखिरी बजट, उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव किया था कि मंडियों को 75 लाख रुपए का एक डोनेशन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो खास तौर से जो आपने बात कही पेमेंट और क्वालिटी, तो क्वालिटी टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहा गया था। उस पर इस समय अभी स्थिति क्या है, और क्या अभी भी ई नैम से जुड़ने वाली मंडियों को वो एक मदद मिलती है? हाँ, बहुत सही कहा। उसकी सेपरेट स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। जब ई नैम से जोड़ते हैं तो सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट होती है वो होती है हार्डवेयर की।
आपके पास कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए ऑपरेटर चाहिए, देन उसके सॉफ्टवेयर की, ओके, देन उसकी मशीन की। जैसे मैंने बताया को मशीन लर्निंग प्रोसेस से आप क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, वो मशीन भी खरीद सकते हैं, वो हालांकि कॉस्टली होती है। जी डॉक्टर यादव, आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में, और हम बात कर रहे हैं आज एपीएमसी मंडियों के विकास के बारे में, एपीएमसी मंडियों के भविष्य के बारे में। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जे.एस. यादव बने हुए हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कोसाम्ब के मैनेजिंग डायरेक्टर। डॉक्टर यादव, एक बात जो हम कर रहे थे जो बिल्कुल शुरुआत में, और वो बात मैंने आपकी वहां पर रोक दी थी, उस बात को मैं पूरी करता हूं कि जो आप बता रहे थे कि देश में जो अलग अलग हिस्सों में मंडियां हैं और उसमें किस तरह से फर्क है। मतलब इसको ऐसे कहें तो जैसे अगर देश का जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात है, राजस्थान है, बहुत हद तक महाराष्ट्र है, वहां पे बहुत विकसित स्थिति में हम लोगों को मंडियां दिखती हैं। लेकिन अगर इधर पूरब की बात करें तो एक पूरा एक गैप दिखता है, मंडियां हैं नहीं। जैसे बिहार जैसे राज्य में तो मंडियां हैं ही नहीं, लेकिन जहां हैं भी यूपी में और आप बंगाल की तरफ बढ़ जाएं तो मंडियां बहुत कमजोर अवस्था में हैं। जब हम बात करते हैं कि मंडियों का विकास होगा तो कैसे वो विकास उसको कैसे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर वो कैसे होगा? बहुत अच्छी, मैं आपको थोड़ा सा इसका चित्रण बता दूं। देश में शायद ये बहुत गलतफहमी है कि टोटल हिंदुस्तान में जो मार्केट मंडियां जो है वो सारी एपीएमसी की है ना। लगभग 56% मार्केट्स आज भी पूरे वर्ल्ड में देखें तो गवर्नमेंट की है, लगभग 40% के आसपास प्राइवेट है। हिंदुस्तान में हमने प्राइवेट मंडियां होलसेल मार्केट्स में तो नहीं, बट रिटेल में जरूर है। ईस्ट का यदि आप देखें तो ईस्ट में मैनेजमेंट पैटर्न इज डिफरेंट एज कंपेयर टू नॉर्थ। साउथ नॉर्थ में हमारे पास एपीएम का पड़ा है, ईस्ट में चाहे वो पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, आसाम हो, उससे आगे थोड़ा वेस्ट बंगाल, इवन फॉर एग्जांपल चलो वेस्ट बंगाल को ले तो 24 केवल एपीएमसी है वहां, 24 एपीएमसीओ में, जबकि उसके कंपैरिजन में हरियाणा में 250 से ज्यादा है। 24 एपीएमसी ही पूरे को मैनेज करती है। तो वहां क्या हो रहा है, छोटी छोटी जो यार्ड्स हैं वो आरपीएम्स में बदल गए, रूरल पीरियोडिक मार्केट्स में बदल गए, चाहे वो डेली भी लग रही है पर डेली सीजनल मार्केट्स में बदल गई। तो इसमें अगर आप एक और चीज बता सकें कि कौन कौन से, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो क्या है वस्तुतः जिसको कि हम ठीक करने की बात करते हैं, या जब क्योंकि निश्चित तौर पे जो भी इन्वेस्टमेंट है और जितना बड़ा देश है, जितनी मंडियां हैं, वो देखते हुए कितना भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वो रकम सीमित ही होगी। तो कैसे उसका हम प्राथमिकता कैसे तय करेंगे? कहाँ अगर 10 ही करोड़ रुपए हमारे पास हैं और अगर 50 करोड़ रुपए चाहिए हमारे लिए एकदम परफेक्ट एक मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, तो उन 10 करोड़ को कैसे खर्च किया जाएगा? जैसे हम 500 का भी सोफा गरीब आदमी 500 सोफा लेता है, अमीर आदमी 5 लाख का लेता है, इसी तरह मंडियों का भी इसी तरह वर्गीकरण है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में, पूरे यूरोप में एवरेज माने कि एवरेज हमारे मंडियों पर एक कितनी खर्चा आता है, तो मेरे ख्याल से कहीं भी आप 2000-2500 की एवरेज से कम, 2000 करोड़ इंडियन रुपीज में, उससे कम की मंडी कहीं नहीं पाएंगे। यदि आप मेलबर्न, सिडनी की मार्केट्स को देखें तो शायद वो 5000-10,000 करोड़ तक की भी है। एक तो वहां लेवल है। इंडिया में क्या सोच रहे हैं? यस, इंडिया में भी अब हमारी प्लान ऐसी है कि 2-2,000 करोड़ की मंडियां 5, 7, 10 बने, और उसी दिशा में ये पहला हिंदुस्तान की पहली मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आज से कुछ ही दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना रहे हैं। दूसरा लेवल वो है। तीसरा लेवल जो अभी आप हरियाणा पंजाब में देख रहे हैं, ये लगभग 400, 500, 700 करोड़ की है, लेकिन एक्चुअल में पूरा ईस्ट में जो जरूरत है वो 5 से 10 करोड़ की है। 5 से 10 करोड़ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर
कैटेगरी वही 3 है, लेकिन वो 50 से घट के लिस्ट 5 और 7 पे आ जाएगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल है अभी। और एक और खास बात है मंडियों में, अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? जो जैसे अभी किसान आंदोलन का मैं अभी रेफरेंस यहां से उठाऊं, लोगों को भय है प्राइवेट मंडियां आएंगी, प्राइवेट मंडियां, ये पुरानी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होने जा रहा? प्राइवेट मंडी आने के लिए कोई इन्वेस्टर वायबिलिटी देखता है, मेरा रिटर्न कैसे आ रहा है। हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कोसाम में एक स्टडी की और पाया इन 50 इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल 4 या 5 इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जैसे कोल्ड स्टोर हो गया, कोई एक तो और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वायबल है। अदरवाइज कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 के 50 लिस्ट अनवायबल है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मोस्टली नेगेटिव है। तो कौन आदमी इसमें आएगा? कहने का मतलब ये है कि इसको जिस तरह का ये बिजनेस जिस तरह का है, इसमें शायद सरकार ही इस तरह से पैसे डाल सकती है, उसको मजबूत बना सकती है, और इसीलिए शायद सरकार ने अपनी प्राथमिकता की सूची में भी इसको काफी ऊपर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर JS यादव, कोसाम यानी नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बता रहे थे कि कैसे जो मंडियां हैं वो आगे जिनके विकास का रोड मैप है, जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसका रोड मैप क्या है, और कैसे उनको आगे सरकार की ओर से जो भी मदद मिलेगी वो पैन आउट होगी, वो कैसे दिखेगी सामने से किसानों के लिए, किस तरह से लाभ में वो बदलेगी। दीजिए मुझे अब मंडी.com से आज यही इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।